जमल का दिल यकदम बंद हो गया। हैरानी से उसने नजरें उठाकर सामने देखा तो वहां वो मुकम्मल मर्दाना वजाहत लिए खड़ा था। वो बिल्कुल उसके सामने था। हाँ, वो वही था। जमल के दिल ने गवाही दी कि वो जी है। जी आवाज ने जमल का साथ छोड़ दिया। बमुश्किल इतना कह पाई। आंखों में बेयकीनी, हैरानी और पता नहीं क्या कि कुछ था। उसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। जमल अपने होश से बेगाना एक झटके से उठी और उठकर जी के दोनों हाथ थाम लिए। जी मुझे यहाँ से ले जाओ। ये यहाँ उन्होंने मेरा निकाह कर दिया। जी मुझे यहाँ से ले जाओ। जमल ने रोते हुए जी के दोनों हाथों को मजबूती से थाम लिया। जी मुसलसल मुस्कुरा रहा था, लेकिन जमल ने ध्यान ही नहीं दिया। जी तुम सुन रहे हो ना? जमल को लगा कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि जमल का गुमान है, तो उसने यकीन करना चाहा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये वही आवाज थी, जी की आवाज। वो इसके इतने पास खड़ा था। जी मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने उस दिन ना की गलती की थी। मुझे ले जाओ, मुझे अभी ले जाओ। जमल ने उसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। खुदा का खौफ करो चंदा, तुम वो पहली बीवी हो जो कि अपनी शोहर से कह रही है कि उसे भगा के ले जाए, वो भी निकाह वाले दिन। जी ने हंसते हुए कहा। अब की बार जमल जैसे होश में आई। कई लम्हे वो जारून को पलकी झपकाए बगैर देखती रही। जारून ने भी आंखें ना झपकाई, जैसे वो उसको शक को यकीन में बदल रहा हो। आप जारून जी हैं? न जाने किस तरह ये सवाल किया। हाँ चंदा, मैं ही जारून, तुम्हारा जी। जारून ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जमल अभी तक बगैर पलके झपकाए उसे ही देख रही थी, जैसे आंखें बंद करके खोलेगी तो वो गायब होगा। वैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे जी ही कहो। वो क्या है ना, अपनी चंदा के मुंह से जी सुनने की आदत सी हो गई है। जारून एक बार फिर बोला, लेकिन जनूस चुप थी। अच्छा, तो मुझे उस वक्त तुम्हारा यूं अपने हाथों को पकड़ना भी लग रहा था। जारून ने अपने हाथों को थोड़ा सा बंद करते जैसे जमल होश में आई और झटके से हाथ पीछे कर दिए, जिनको जारून ने निहायत आस्तीगी से दोबारा थाम लिया। दोनों को साथ मिलाकर अपने होंठों तक लिया कर गया और उनको निहायत नरमी से चूमा। फिर दोनों को नीचे अपने दिल पर रखा। इस सब के दौरान वो जमल की आंखों में देख रहा था। जमल की आवाज जैसे लोटे वो जारून के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। जारून पहले तो घबरा गया, उसे खुद से लिपटा लिया और मुसलसल उसकी कमर पर थपकी देते हुए अपने होने का यकीन देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता जब जमल की हिचकियां कम हुई तो जारून बोला, आज के दिन वाटर प्रूफ मेकअप ने बचा लिया, वरना डर कर मैं तो जरूर भाग जाता। इसकी बात का मतलब समझकर जमल हंसती, जिस पर जारून ने शक्कर का सांस लिया। आप सी कैसे? जमल ने जारून से अलग होते हुए कहा। ये सवाल वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब बहुत लंबा है, सो ये फिर कभी बताऊंगा। जारून ने सोचने की अदाकारी करते हुए कहा। अभी तो मुझे मुलाकात के 10 मिनट मिले हैं, जिनमें से 7 ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब तुम अपना तोहफा ले लो। कौन सा तोहफा? जमल ने नासमझी से पूछा। है लगता है दोबारा निकाह करवाना पड़ेगा, ताकि तुम्हें यकीन तो आए। निकाह का तोहफा? जारून ने मस्ती खफकी से कहा, जिस पर जमल ने कहका लगाया और सरस बात में हिलाने लगी। जारून ने मुस्कुराकर जमल का एक हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से कोट की जेब से एक डायमंड ब्रेसलेट निकाल कर जमल को पहनाई। ये बहुत खूबसूरत है, जमल ने अपनायत भरे लहजे में तारीफ की। जारून ने दोबारा हाथों को बुलंद करके ब्रेसलेट पर बुसा दिया। जिससे चलो आंखें साफ करो, अब इन आंखों में आंसू ना आए। जारून ने उसने सर को हल्का सा थपक कर कहा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और जारून ने जाकर उसे खोला तो तहरीम अंदर आई। जमल की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने उसकी आंखों को हल्का सा गुलाबी देखा तो परेशान हो गई। जमल तुम रोई हो? जमल के करीब आते हुए उन्होंने पूछा। अरे नहीं आंटी, पलक का एक बाल आंख में चला गया था, मैंने निकाल दिया था।
بھلا میرے ہوتے ہوئے یہ رو سکتی ہیں؟ بھلا میرے ہوتے ہوئے یہ رو سکتی ہیں؟ زارون نے بات سنبھال لی۔ تحریم نے جمل کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ تحریم نے اتنے عرصے کے بعد جمل کے ہونٹوں پر حقیقی مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی مطمئن سی ہو گئی۔ جمل کو لا کر اسٹیج پر زارون کے ساتھ بٹھایا گیا۔ سب لوگ ہی اس جوڑے کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ چندا، زارون نے تھوڑا سا جھک کر کہا۔ جمل ہچکچاتے ہوئے تھوڑا سا جھکی۔ جی، واپسی پر تم میری گاڑی پر گھر جاؤ گی، زارون نے بم پھوڑا۔ لیکن آج رخصتی نہیں ہے، جمل نے ناسمجھی سے کہا۔ زارون نے پہلے ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اسے دیکھا، پھر بولا، وہ کیا ہے، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ انکل سے رخصتی کا کہہ دوں، زارون نے اداکاری میں جھنڈی گاڑتے ہوئے کہا۔ پھر جمل کی آواز کانپی۔ پھر کیا وہ مان گئے؟ زارون نے ایسے کہا جیسے اب بہت آسان کام تھا، مگر جمل روحان سی ہو گئی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا اور ماما؟ پھر وہ اسٹیج پر تحریم کو ڈھونڈنے لگی۔ جب زارون بولا، ہاں مذاق کر رہا تھا، تمہارے گھر ہی چھوڑوں گا ابھی، لیکن واپسی پر تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ جمل پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے اپنی ہیل کی نوک اس کے پاؤں پر ماری، لیکن زارون کو فرق نہیں پڑا۔ اچھا چلو، نکال لیا غصہ، اب بتاؤ چلو گی؟ آپ ماما سے پوچھیں، جمل نے آہستہ سے کہا۔ دراصل وہ خود زارون سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تحریم آنٹی سے میں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا اس طرح مت دیکھو، واقعی پوچھا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اگر تم مان جاؤ تو کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ اتنے میں سارا آ کر جمل کے پاس بیٹھ گئی۔ جمل بچے، زارون کہہ رہا تھا کہ فنکشن کے بعد آپ دونوں لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہو۔ سارا نے سوالیہ نظروں سے جمل اور زارون کو دیکھا۔ جی ماما، کیوں سب ٹھیک ہے؟ زارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے ہاں سب ٹھیک ہے، میں بس کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو ابھی چلو تاکہ تھوڑا جلدی گھر آ جاؤ۔ زارا نے جمل کے بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑساتے ہوئے کہا۔ جی ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ذرا ڈیڈ سے مل لوں۔ زارون یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمل میری جان اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تم دونوں کی بیان سے باہر ہے، بس اسی طرح ہنستے مسکراتے رہو ہمیشہ۔ زارا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ اتنے میں عالیہ اسٹیج پر آ گئی۔ پہلے وہ جمل کے گلے لگی، اسے مبارکباد دی، پھر بولی، زارون بھائی بہت ہی نائس ٹائپ کے انسان ہیں۔ جمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کیونکہ وہ عالیہ کا زارون سے رشتہ نہیں جانتی تھی۔ زارون بھائی سفیان بھائی کے دوست تھے، ان کی شادی پر بھی آئے تھے، میرے خیال سے انہوں نے وہیں تمہیں دیکھا۔ بہرحال بہت بہت مبارک ہو، اب ہم لوگ بھی بس جانے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی، لیکن جمل سفیان کی مہندی کی رات ہونے والے واقعے میں اتنا کھو گئی کہ دوبارہ زارون کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ کہاں کھو جاتی ہو بار بار چندا؟ زارون نے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھا تو وہ واپس لوٹی۔ ایسے مت دیکھو یار، نہیں تو قسم سے ابھی تمہارے گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے چلوں گا۔ آپ نے مجھے سب سے پہلے کہاں دیکھا تھا؟ جمل نے سپاٹ چہرہ لیے پوچھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے کہیں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے یہ نہیں بتایا۔ ارے یار، اس بارے میں پھر بات ہوگی، ابھی تو چلو، سب باہر گاڑی کے پاس ویٹ کر رہے ہیں۔ جمل نے نگاہ دوڑائی تو واقعی وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جمل کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی بتائیں، اس نے ضد کی۔ جمل بیجا ضد نہیں کرو، چلو اب شاباش چلو۔ پہلے تو وہ تھوڑا تیز بولا، لیکن پھر اس نے جمل کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ آج مجھے سب بتائیں گے سچ سچ جمل، آپ مجھے اب بتائیں گے سچ سچ۔ جمل نے سرگوشی کی۔ زارون محفوظ ہوا اور پھر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سچ سچ، لیکن یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سے احساسات تھے جن کو جمل پہچان نہ پائی۔ ہال کے باہر سب لوگوں نے ان کو گاڑی تک چھوڑا اور جب زارون کی گاڑی چل پڑی
फिर सबने अपने घरों की राह ली। हाँ जी जनाब, क्या खाएंगी अब आप? जारून ने जमल को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश की कि जो कि तब से सपाट चेहरा लिए बैठी थी। आप मुझसे बात मत करें, जमल ने विंडो की जानिब देखते हुए कहा। वो क्यों? जारून ने अनजान बनते हुए कहा। क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ, जमल ने इसी तरह कहा। चलो फिर बताओ कि मानोगी कैसे? जारून ने महफूज होते हुए कहा। अभी सोचने दे मुझे कि मैं किससे मानूंगी। जमल की बात पर जारून का कहका गाड़ी में सुनाई दिया। अच्छा चलो सोच लो, आप मुझे आइसक्रीम खिला दें। जमल ने हल बताया। मैं सिर्फ तुम्हें आइसक्रीम नहीं बल्कि स्नैक्स भी खिलाऊंगा। उसने जारून को कहते सुना तो उसे देखने लगी। मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, मुझसे खाया ही नहीं गया। जानता हूँ। फिर उन दोनों ने डोनट्स लिए और साथ में जारून ने कोल्ड कॉफी ली जबकि जमल ने आइसक्रीम। वापसी पर वो दोनों लाइट सा म्यूजिक सुनते रहे और दोनों में कोई बात ना हुई। जब गाड़ी घर के करीब पहुंची तो जारून ने एक डायरी जमल की जानिब बढ़ाई। जमल में डायरी नहीं लिखता, लेकिन ये मैंने लिखी और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं इन सब सवालों के जवाब आमने सामने कभी नहीं दे सकता। मुझे लगा इससे बेहतर कोई तरीका नहीं होगा। जमल ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर डायरी ले ली। जमल को घर छोड़ा तो रफीक साहब ने उसे चाय के लिए रोक लिया। जमल वहां नहीं रुकी, उसे जल्दी थी कि वो डायरी पढ़े, लिहाजा वो कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने कपड़े तब्दील किए और अच्छे से मुंह पर से सारा मेकअप उतारा। इतने में तहरीम अंदर आई। वो जारून से मिलने के बाद से लेकर जमल के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखकर मुतमईन थी। आज मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। लग ही नहीं रहा था कि ये वो ही जमल है। बस अब अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब को ही इतना ही खूबसूरत बना दे। दुआ करते आखिर में वो रो दी तो जमल उनके पास आई और उनके हाथों में हाथ देकर बोली, मामा आप रोई तो नहीं ना? और तहरीम ने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया और बोली, मुझे माफ कर देना जमल, मैं ना कभी खुद अपने लिए हिम्मत कर पाई और ना ही तुम्हारे मामले में कभी तुम्हारे पापा के आगे बोल पाई। लेकिन जारून बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारे पापा जैसा नहीं है। मामा ऐसा मत बोले, मैं खुश हूँ, आप प्लीज माफी मत मांगे। मुझे आपका फैसला कबूल है, पापा का फैसला भी दिल से कबूल है। और हाँ, जारून अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। जमल ने हर मुमकिन उनको इत्मीनान दिलाना चाहा और वो मुतमईन हो भी गई। उनके जाने के बाद जमल ने धड़कते दिल के साथ डायरी खोली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जनता, एक गुजारिश है कि डायरी पढ़ने के दौरान कोई हतमी राय मत देना जब तक मुकम्मल ना हो जाए। तो सुनो भाई, सुफियान की शादी पर मेरा जाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे ऑफिस में काम था, लेकिन उसके बेहद इसरार पर मैं चला गया और वहां जाकर मैं बोर ही हो रहा था जब मैंने मेन गेट से एक स्याह लिबास में मलबूस बड़ी सी चादर लिए एक लड़की को एक औरत के पीछे चलते देखा। बेशक वो पहली लड़की नहीं थी जिसे मैं चादर में देख रहा था, लेकिन हाँ, वो पहली लड़की थी जो कि लाइटिंग को यूं देख रही थी जैसे कोई 7-8 माह का बच्चा हो। उसको शायद पता चल गया था कि मैं देख रहा हूँ तो रुक कर इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन मैंने रुख दूसरी तरफ कर लिया। उसके अंदर चले जाने के बाद मेरा दिल किया कि उसे दोबारा देखूं। अजीब सा लग रहा था। मैं अंदर आया, इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो वो सुफियान के दोस्तों और कजिन्स के दरमियान यूं बैठी नजर आ रही थी जैसे कोई हिरन का बच्चा शेरों के झुरमुट में हो। मैं उसे ही देख रहा था कि मुलाजिम मुझसे टकरा गया और मुझ पर जूस गिर गया। शगुफ्ता आंटी ने मुझे वॉशरूम के बाहर गंदी शर्ट लिए इंतजार करते देखा तो बोली, सुफियान के कमरे में चली जाओ बेटा, यहाँ रश में कहाँ इंतजार करोगे वॉशरूम के फारिग होने का। मैं ऊपर सुफियान के कमरे में आ गया। शर्ट साफ करने के बाद मैं वहीं कमरे में बने टेरेस पर खड़ा स्मोकिंग कर रहा था जब दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैंने बिला इख्तियार अंदर को झांका तो चंद लम्हे यकीन न कर पाया कि वो वही थी।
हाँ वो वही थी, वो अपना हिजाब उतार रही थी। यकीनन वो यहाँ मेरी मौजूदगी से बेखबर थी। मैं उसे ही देख रहा था। जब नीचे लॉन में गाना बदला तो मैंने उसे डांस करते देखा। मैं कई लम्हे नजर नहीं हटा सका। हाँ वो पहली लड़की नहीं थी जिसे मैं डांस करते देख रहा था। हमारे घरों की शादियों में ये आम बात है, लेकिन हाँ वो पहली लड़की थी जिसे मैंने हिजाब में देखा और बाद में डांस कर रही थी। मुझे इश्तियाक हुआ कि इसे करीब से देखूं। मैं जैसे हक आगे बढ़ा तो पास रखी गमले से मेरा पांव टकरा गया और दर्द की शिद्दत की वजह से हल्की सी आवाज आई। लेकिन जब दोबारा सामने देखा तो वो लड़की अपना हिजाब दुरुस्त कर रही थी। वो बहुत जल्दी में दिखाई दी और फिर वो अपना मोबाइल भी वहीं भूल कर नीचे चल दी और मैं वहीं बैठा रहा। सबसे पहले मैंने उसके मोबाइल से अपने मोबाइल पर बेल की और उसकी चंद तस्वीरें अपने मोबाइल में ट्रांसफर की। मैं नहीं जान सका मैंने ऐसा क्यों किया। अब वही लड़की आधे घंटे के बाद आई। वो शायद अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। वो अंदर आई तो मैंने पहले दरवाजा बंद किया और फिर लाइट। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे पहचाने, मुझे सिर्फ उसका नाम जानना था। वो भागने लगी तो मैंने उसे बाजू से खींचकर दीवार के साथ लगाया। एक बाजू मैंने उसके गर्दन पर रखकर उसकी आवाज को दबाना चाहा और दूसरे हाथ की उंगलियों से मैंने उसे दीवार के साथ लगाए रखा। वो बिल्कुल रोने वाली थी। मुझसे उन आंखों में ज्यादा तेज ना दिखा गया। नाम पूछने पर उसने अपना नाम जमल बताया। मैंने उसे आखिरी वार्निंग दी और टेरेस से होते हुए साथ वाले कमरे की टेरेस और फिर नीचे चला गया। फिर चंद दिन बाद मैंने तुम्हें मैसेज किया। पहले तो रिप्लाई ना आया, लेकिन जब आया तो वो भी क्या कि रहमा मुझे चंदा मत कहा करो। तुम मुझे अपनी दोस्त समझकर बातें करती रही और मैंने भी ना बताया। लेकिन खैर जब तुम्हें पता चला कि मैं रहमा नहीं कोई और हूँ तो मुझे अब भी याद है कि कितनी कसमें दी थी तुम्हें कि बंदा मैं शरीफ हूँ। हाँ इस शरीफ बंदे ने तुम्हें अपना असल नाम नहीं बताया कभी। मुझे अच्छा लगता था कि तुम मुझे सी कहो। फिर जब एक हफ्ता तुमसे बात ना हो पाई, वो वक्त काफी बुरा था मेरे लिए। मैं काफी चिड़चिड़ा हो गया था उन दिनों। सुफियान ने ये बात नोट की। मैंने बताया जमल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। वो इसलिए क्योंकि रफीक अंकल ने उसका मोबाइल तोड़ दिया है। सुफियान ने बताया। वो क्यों? मैंने पहली बार सुना कि किसी बाप ने अपनी बेटी का मोबाइल तोड़ दिया और वजह सुनने पर तो मुझे और गुस्सा आया कि वो मार्क सच्ची नहीं ले सकी। मैंने सुफियान से पूछा तुम्हें कैसे पता है? रफीक अंकल ने खुद डेट को बताया है। रात में डिनर के वक्त घर पर ये टॉपिक भी डिस्कस हुआ तो चल गया पता। सुफियान एक काम करोगे क्या? जमल तक मोबाइल पहुंच जाओ किसी भी तरह। देखो जारून जमल मेरी बहन जैसी है, तुम उसके साथ सीरियस हो तो बाकायदा रिश्ता भेजो उसके लिए। उसने मेरी तुम्हारे लिए बदलती हालत देख ली थी। पहले तो मैं संजीदा नहीं था, फिर हो गया। मैंने झूठ बोला था कि वो मोबाइल मैंने किसी प्लम्बर के हाथों भिजवाया है। वो सुफियान ने रखा था जब वो तुम्हारे घर ऑफिस की कोई बात करने अंकल से मिलने आया था। और फिर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुमसे बात ना होती तो परेशान हो जाता था। फिर जिस दिन अंकल ने हद कर दी मुझे लगा अब बस हो गई और फिर तुम मान गई मेरे साथ चलने को। मुझे लगा मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। लेकिन उस रात तुम नहीं आई। मैंने इंतजार किया, तुमने मना कर दिया। मैं मोहब्बत करता था तुमसे, सो तुम्हारे फैसले को मान लिया। लेकिन ये दिल नहीं माना यार। वापस जाने के बजाय रात 2 बजे तक वहीं बैठा रहा। फिर किसी वापसी पर एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन बाद घर आया मैं। वो पहली रात थी जब मैंने अल्लाह से दिल की अता गहराइयों से दुआ मांगी थी। अगले दिन मम्मी ने कहा कि वो मेरे लिए लड़की देख चुकी है। मैंने कुछ ना कहा। उन्होंने समझा शायद तकलीफ की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। वो तुम्हारी तस्वीर टेबल पर रखकर चली गई। हाँ मैं था तकलीफ में, लेकिन वो तकलीफ जिस्मानी नहीं थी, वो दिल की थी। न जाने किस दिल से तस्वीर उठाई। मैं फाड़ने ही वाला था लेकिन वो सीधी रखी हुई थी। वो पहली तस्वीर नहीं थी जो मुझे मामा ने किसी लड़की की दिखाई, लेकिन हाँ वो उस लड़की की पहली तस्वीर थी जिससे मुझे मोहब्बत है।
जमल अल्लाह ने हमें यूं ही मिलाना था और तुम बनी ही मेरे लिए थी, वो तुम्हें किसी और को कैसे सौंप देता। और जमल हम इंशाल्लाह शादी के बाद हज करने जाएंगे, उस रब का शुक्र अदा करने जिसने हमें इज्जत की राह पर चला दिया। जब तुमने कहा कि तुम नहीं आओगी, मुझे लगा जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन बेशक अल्लाह बेहतर करने वालों में से है। और अब मैं इस रात तुम्हारे ना आने का जितना शुक्र अदा करूं कम है। शुक्रिया जमल, तुम्हारा जी। डायरी पर से हाथ तहरीर खत्म हुई तो जमल का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो हिचकियों से रो रही थी। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती वो कम था। वो दबे कदमों कमरे से निकली। इस वक्त 2:30 बज रहे थे। बिना आवाज पैदा किए वो फोन से तक आई और जारून का नंबर मिलाया। उसे मालूम था नहीं था कि वो उस वक्त जाग रहा होगा या नहीं, लेकिन वो उस वक्त ही उससे बात करना चाहती थी। दूसरी ही बेल पर फोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम जनता। दूसरी तरफ फोन उठाते ही जी ने सलाम किया। आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ? जमल ने आहिस्ता से पूछा। मेरे पास तुम्हारे घर का नंबर सेव है और इस वक्त और कोई फोन करने से तो रहा, जारून ने कहा। जारून? जी मिसेस जारून, मुझे एक बात पूछना याद ही नहीं रहा। क्या बात? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे क्या होना है? जारून के लिए सवाल गैर मुतवक्की था। आपकी टांग कैसी है? आप दर्द तो नहीं हो रहा? जमल ने फिक्रमंदी से पूछा। वो टांग अब बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ खामोशी ही रही। चंदा, और क्या पूछना है? जारून ने निहायत आस्तगी से पूछा और उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई कि वो किस तरह उसके दिल की बात जान गया था। जी, आपने अल्लाह से क्या दुआ मांगी थी? पहले तुम बताओ, उस रात वापस जाकर क्या किया था तुमने? जारून ने उल्टा सवाल किया। मैंने आकर नमाज पढ़ी और लगा कि वो पैदा होने के बाद मेरी पहली नमाज है। जमल ने बताना शुरू किया। और मैंने अल्लाह से दुआ की थी। क्या दुआ की थी? जारून ने पूछा। मुझे याद नहीं। जमल कतराना चाहा। फिर याद करके बताओ क्या दुआ की थी। जारून तो जान छोड़ने वालों में से था ही नहीं और जमल जान गई, लिहाजा बोली, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे सुकून दे दे। दूसरी जानिब तवील खामोशी के बाद जारून ने कहा, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे जमल दे दे। 2 साल बाद जमल हयान को उठाए, एक कान से मोबाइल लगाए और दूसरे में 2 फीडर्स लिए कमरे में दाखिल हुई तो वहां पर जारून को देखा जो कि जान को उठाए चुप करवाने में मसरूफ था। बाहर का दर्जाए हरारत -3 था, जबकि कमरे में हीटर की वजह से सुकून का एहसास हुआ। जी मामा जान अब ठीक है। अब तो उसके पीठ में भी दर्द नहीं, अब तंग नहीं करता। जारून के पास आकर एक फीडर उसे दिया। हयान सो चुका था, उसे जारून को दिया और जारून से जान को ले लिया। जी मामा, जारून भी ठीक है, मेरे सामने ही बैठे हैं। अभी तक तो सेट कंफर्म नहीं हुई, आप इन्हीं से पूछ लें। जमल ने मोबाइल जारून को दिया जो कि अब बेड पर बैठ चुका था और अयान के ऊपर कंबल दुरुस्त कर रहा था। जमल कमरे में चक्कर लगाते हुए जान को दूध पिलाने लगी। जी आंटी, परसों की सीट बुक हुई है। जमल ने तशक्कुर भरी नजरों से जारून को देखा जो कि उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। आंटी, यहाँ लंदन में तो बहुत सर्दी है और ऊपर से हयान और जान को कम दौड़े तो नहीं लगवाते। क्या था जो जमल पर चले जाते, कम अज कम मासूम तो होते, लेकिन नहीं, मम्मी कहती हैं कि ये दोनों मुझ पर हैं। बिल्कुल अभी ही दोनों 1 साल के और नखरे उनके 7वें आसमान पर हैं। जमल आहिस्ता से चलती हुई बेड पर जारून की गोद में आकर बैठ गई, जबकि जान अभी भी जमल की गोद में ही था। जारून ने उसके गिर्द बाजुओं का बंद बनाया और जान के सर पर हाथ फेरने लगा और जमल को लेकर पिछले 1 महीने से लंदन लेकर आया हुआ था। जमल को बर्फबारी देखने का शौक था और अब वो लोग वापस जाने वाले थे क्योंकि जान की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज आंटी जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
अब जारून से कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि जमल बिल्कुल उसकी गोद में थी। जारून ने मोबाइल बंद किया और जमल को अपने बाजुओं का घेरा तंग किया। क्या हुआ है मेरी चंदा को उसके माथे पर से बालों को हटाते हुए बोला। कुछ नहीं, कोई फरमाइश है? अभी तक तो नहीं। फिर? वो मुझे आपसे कुछ कहना था। वो अच्छा कहो फिर। मुझे आपको थैंक यू कहना था। चलो कह दो, जारून ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। थैंक यू, जमल ने सर जारून के कंधे पर टिकाते हुए कहा। वैसे ये थैंक्स था किस लिए? हर चीज के लिए, जमल ने उसे बताया। चलो फिर मैं भी तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। वो किस लिए? जमल ने सर ऊंचा करके उसकी आंखों में देखकर पूछा। जारून थोड़ा झुका, उसके माथे पर बोसा दिया और बोला, हर चीज के लिए। जमल ने अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा आओ चंदा एक सेल्फी ले, जारून ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। जियान भी सेल्फी लेगा। जियान आप लोगे सेल्फी? जमल जियान को गोद में बिठाते हुए बोली। तो फिर हयान के साथ कैसे लेंगे पिक? अब ये मसला बन गया। फिक्र नहीं करो चंदा, एक एंगल पर आओ। जारून ने हल बताते हुए मोबाइल के फ्रंट कैमरा को उस एंगल पर सेट किया जहां पर से वो चारों बआसानी तस्वीर में आ सकते थे। फिर उसने क्लिक किया और एक खूबसूरत से लम्हे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो पहले बहुत से लम्हात को कैद कर चुके थे और बहुत से लम्हात उनके मुंतज़िर भी थे। चंदा एक बात कहूँ, जमल जब खींची जाने वाली तस्वीरें देख रही थी तो जारून बोला। जी कहें। बाहर फिर बर्फ गिर रही है क्या? वाह, चलें आए टेरेस पर चलते हैं। जमल ने जान को बेड पर लिटाते हुए कहा। ना भाई, सर्दी बहुत है, मैं यहीं ठीक हूँ। बिल्कुल तुम भी यहीं रहो। जारून ने जान छुड़वानी चाही। मुझे नहीं रुकना यहाँ, और वैसे भी परसों तो हम वापस जा रहे हैं। तुम हो आओ। पक्का आप नहीं आ रहे? जमल ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। पक्का। जारून को लगा कि वो साथ चलने को मनाएगी, लेकिन वो ठीक है कहकर चल दी। टेरेस में खड़े वो शहर की रोशन जिंदगी को देखने लगी। बर्फ के छोटे छोटे गाले गिर रहे थे। जमल उनको पोरों पर रखने की कोशिश करने लगी। वो जानती थी कि जारून जरूर बाहर आएगा और वो आ भी गया। खत्म शुद्ध।